all of you. I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जहांगीर क्लासेस। CBSE के जो क्वेश्चंस हैं उसके MCQs जो हैं सेट 2 पार्ट 2 लेके आया हूं मैं। इससे पहले एक पार्ट जो है ऑलरेडी बना चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखा आप जाकर उसे देख सकते हैं। So in this video we are going to talk about again the MCQs, and in the upcoming weeks you'll be able to see more and more such videos. So if you are basically, if such videos are helping you, then you can subscribe the channel and you can write in the comment box so that I'll make more and more videos for you. So अभी हम बात करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, सीबीएसई 2020 एग्जामिनेशन का सेट नंबर 58-2-1 है ये। 58-1-1 का मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं, और सेट 2 और 3 के जो अनकॉमन क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ नहीं लिए हैं, क्योंकि शायद उससे वीडियो की लेंथ थोड़ी और इंक्रीज हो जाती, तो आई जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर थिंग। राइट नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सिचुएशन, देन यहाँ पर हमारे पास जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स का होने वाला है यहाँ पर। एंड इफ दे यहाँ पूछा गया है कि भाई अगर पूरी इनकम को हम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स read the question. It is in front of you right now. क्वेश्चन है, इफ द एंटायर एडिशनल इनकम, अगर पूरी की पूरी एडिशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज कंज्यूम्ड, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगी? अगर पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम कर ली जाती है तो क्या होगा? यानी कि मल्टीप्लायर का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है भाई के इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो मेरे ख्याल से यू आर गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ओवर हियर। तो अगर आपका चेंज इन एडिशनल इनकम जो है वो पूरी इनकम आप स्पेंड कर देते हैं, इन्फिनिटी यहाँ पर आपका जो है आंसर आएगा। क्योंकि देख लेते हैं एक बार, इन्फिनिटी यहाँ पर आंसर आएगा। जीरो कभी नहीं होता है। जो आपका मल्टीप्लायर है, वन तब होता है जब मेरे ख्याल से यहाँ पर वन तब होता है जब डेल्टा वाई और डेल्टा आई की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है। 10 तो मेरे ख्याल से कोई वैल्यू गिवन होगी तभी आएगा, इस तरीके की वैल्यू गिवन नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट वैल्यू है अभी वो है नॉट डिफाइंड, एंड विच इज द राइट आंसर। Let's move to the question number 2. A car purchased by household is a, किस तरीके का गुड है वो? सिंगल यूज कैपिटल गुड है। सिंगल यूज कैपिटल गुड्स बेसिकली प्रोड्यूसर यूज करते हैं, तो ये नहीं हो सकता। सिंगल यूज कंज्यूमर गुड, अब कार को बार बार यूज करते हैं तो सिंगल यूज भी नहीं हो सकता है। सेमी ड्यूरेबल यानी कि जो एक साल के अंदर अंदर जो यूज्ड अप हो जाए, तो ये वो भी नहीं है। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचा है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि और that is say durable consumer good. So it, like if we talk about that, यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन और आता है कि do you think that consumer goods yes, durable goods are only used by the producers only? तो ऐसा नहीं होता, ड्यूरेबल गुड्स कंज्यूमर भी यूज करते हैं। इसी तरीके से थोड़ा सा चेंजेस करके क्वेश्चन आपको गिवन हो सकते हैं अपने आने वाले एग्जामिनेशन में। हर एक नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने करेक्ट क्वेश्चन को मार्क कर दिया ताकि कोई कंफ्यूजन यहाँ पर ना रहे आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूं और इसका रिप्लाई जरूर 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 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, जीएनपी डिफ्लेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप मान लीजिए कभी भूल जाते हैं तो जीएनपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो नोन एज प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स जो इंडेक्स नंबर में हमने निकाला था, तो उसमें हम हमेशा कहते हैं P1 डिवाइडेड बाय P नॉट इंटू 100। आपको पता होना चाहिए नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल यानी कि जो करंट प्राइसेस पे होता है, यानी कि P1 डिवाइडेड बाय P नॉट रियल जीएनपी जो बेस प्राइस पे होता है इंटू 100। तो ये तो पहले ही हमारा करेक्ट आ गया। रियल जीएनपी डिवाइड बाय नॉमिनल जीडीपी नहीं होता है। रियल जीएनपी चेंज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं होता। चेंज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं, हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट है, जो सबसे सही और मतलब जो होना चाहिए वो है फर्स्ट ऑप्शन, नॉमिनल जीएनपी into 100 divided by real GNP। ये आपका जो है करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का है। We are having the next question in front of us. Name two components of aggregate demand in closed economy। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा ना ये जो पॉइंट है यहाँ पर बोल दिया है कि क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर बताना है। वैसे मैं आपको बता दूं, एडी नॉर्मली नॉट इन क्लोज्ड इकोनॉमी, ये होता है C प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, नेट एक्सपोर्ट्स, या आप इसे
एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में पूछा है तो आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ही लिखना पड़ेगा, बाकी के दो कंपोनेंट्स नहीं लिखने हैं आपको। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इनको अवॉइड करना है, ये यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कई लोग प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इस तरीके से भी लिखते हैं, वो भी करेक्ट है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वर्ड जो है वो होना चाहिए। डैश इज द एजेंट एंड एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आप आरबीआई भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आपका सेंट्रल बैंक भी आ सकता है। ये दोनों चीजें यहाँ पर आ सकती हैं और दोनों ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि आरबीआई या सेंट्रल बैंक एक ही बात है। तो आरबीआई यहाँ पर लिखा हुआ है, आप दोनों में से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं आप। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए द सेंट्रल बैंक शुड रिड्यूस कैश रिजर्व्स। देखिए मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, देखिए इन्फ्लेशन ये छोटी छोटी चीजें हैं बच्चा, जो आप लोगों को समझ में आएंगे। यहाँ पर टूल किट्स दे रहा हूं मैं, ये जो आप लोग समझ सकते हैं, कोई गलती ना करें, कोई मिस्टेक ना करें, कोई मार्क्स की डिडक्शन फालतू में ना हो आप लोगों की। तो बहुत आसान सी चीज, जितनी भी रेट होती है इन्फ्लेशन में इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर कह रहे हैं शुड रिड्यूस कैश रिजर्व रेशो, जी नहीं, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। इन्फ्लेशन में इंक्रीज कर दीजिए, चाहे सीआरआर हो, एसएलआर हो, बैंक रेट हो, रेपो रेट हो, एमआर हो यानी कि मार्जिन रिक्वायरमेंट हो। तो ये एक छोटी सी चीज आप अपने दिमाग में रख सकते हैं और हमेशा इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट खासकर इस तरीके के क्वेश्चंस में। सो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है, गलत है। ऑलरेडी मैंने पीछे क्रॉस कर दिया था यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दिस इज फॉल्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डिफेंस आइटम्स इज अ टाइप ऑफ डैश एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट। तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है डिफेंस आइटम्स पर, जो डिफेंस आइटम्स आप खरीदते हैं, वो यहाँ पर कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है। दोनों के दोनों आंसर्स जो हैं वो करेक्ट कंसिडर किए जाएंगे। अब यहाँ पर कई बार सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। देखिए डिफेंस आइटम्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है कि गवर्नमेंट क्योंकि इन पे खर्च कर रही होती है, और इन पे मान लीजिए अगर कोई कैपिटल गुड्स हैं और वो खरीदे जा रहे हैं, मशीन्स वशीन्स या इस तरीके की चीजें, वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। बट काफी लोग कहते हैं कि रेवेन्यू नेचर के आइटम भी हो सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट उनको एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन यूज करती है और यहाँ पर आप उन्हें फाइनल गुड्स कंसिडर करके इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर दोनों में से कोई भी चीज लिखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखेंगे तो भी करेक्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखेंगे तो भी करेक्ट है। लिखकर कुछ ना कुछ जरूर आइए, छोड़कर मत आइए। अब ये गलती है सीबीएसई की किस तरीके के क्वेश्चंस देते हैं। पिछले सेट में भी पहला क्वेश्चन ही ऐसा था जिसमें आपने देखा था कि सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट थे और आप किसी एक को सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा। यहाँ पर ऊपर जो है, यहाँ ऊपर जो है, मैं आई बटन पर जो है ये आप कार्ड सेक्शन जिसे हम बोलते हैं, वहां पर आप को ये सारी चीजें मिल जाएंगी और भी वीडियोस मिल जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, फुल मैक्रो इकोनॉमिक्स के वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे पास और कुछ आईईडी के वीडियोस भी अवेलेबल हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स अंडर मैनेज्ड फ्लोटिंग। ये हाइब्रिड सिस्टम होता है एक्सचेंज रेट का। हाइब्रिड मतलब जो दो सिस्टम्स होते हैं, फिक्स्ड और फ्लोटिंग या फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, उन दोनों का समेशन होता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। सो द गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल्स द एक्सचेंज रेट। देखिए मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करती, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि डायरेक्टली कंट्रोल तो किया जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, तो वहीं पर ये सारी चीजें होती हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप देखते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर राइट नाउ, हर एक तरीके का क्वेश्चन है, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन है। फिर से और कुछ टूल किट्स में हमेशा आपको दिए जा रहा हूं यहाँ पर, तो उन चीजों का आप ध्यान रखिए। चैरिटी फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा आया, कहाँ आया? इंडिया में आया। इंडिया में बाहर से पैसा आया, आया तो भाई ये है इनफ्लो। और जब भी इनफ्लो होता है याद रखिए वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो as it is an inflow of foreign exchanges, that is why it will be credited in the balance of payments account। ये नहीं बताया है कौन से अकाउंट में है, कहां पर, बट जो भी है हमें यहाँ पर सिर्फ डेबिट और क्रेडिट पूछा गया है, हमने इसे बता दिया है।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीव, जो टैक्स से नहीं आती। फीस लिख दीजिए भाई, पेनल्टी लिख दीजिए जो गवर्नमेंट लगाती है, पेनल्टी हो गई, एशीट्स वगैरह जो हो गई वो यहाँ पर लिखा जा सकता है, फोर फीचर्स वगैरह जो है वो यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा असेसमेंट वगैरह से रिलेटेड चीजें आती हैं, फाइन्स एंड पेनल्टीज आता है, फीस लाइसेंस फी वगैरह, इस तरीके के आइटम्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लाइसेंस फी वगैरह। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती है, फाइन्स आते हैं जो गवर्नमेंट फाइन्स वगैरह लगाती है। तो इस तरीके के आइटम्स नॉन रेवेन्यू आइटम्स होते हैं, तो फीस एंड पेनल्टीज आप लिख सकते हैं। बाकी पीछे मैंने इतने सारे आइटम्स बता दिए हैं, कोई सा भी आइटम वहां पर आप लिख सकते हैं। कहता है हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, क्वेश्चन नंबर 11 में इनकम इंक्रीजेस, यानी डेल्टा वाई जो है वो 100 है, क्योंकि 500 से इनकम 600 रुपए हो जाती है। चलिए ठीक है, हमने ले लिया भाई डेल्टा वाई। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेस फ्रॉम 4 टू 500 करोड़, तो यहाँ पर डेल्टा सी अगर आप लेंगे तो ये भी 100 आ जाएगा। एमपीसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू सी की वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फॉर्मूला यहाँ पर जरूरी है, अगर आपने फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आई थिंक दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। लेट्स सो हियर इज द आंसर। मैंने बताया जैसे हर एक नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आंसर आपको दिया हुआ है, सो दैट कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। सेट यहाँ पर 58-2-2 का यहाँ पर ये आईईडी का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर चिल्ड्रन जो इन द ईयर डैश द इंडियन गवर्नमेंट मेड एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। तो यहाँ पर जब 6 से 14 साल के बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो नो लेबर, नो चाइल्ड लेबर आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैंने नो लेबर या नो चाइल्ड लेबर आप यहाँ कहेंगे कि भाई पढ़ेंगे तो फिर ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर वगैरह कमी हो जाएगी। ये सिर्फ मेरा तरीका है आपको समझाने का, बताने का। तो नो यानी कि ये वाला नो ले लीजिए। 2009 में गवर्नमेंट ने इस तरीके की स्कीम जो है स्टार्ट की थी, यू कैन हैव अ लुक। तो रिलेट कर सकते हैं आप, आपको बहुत ज्यादा दिमाग में याद करने की नहीं जरूरत इन सारी चीजों को। कहीं ना कहीं आप छोटे छोटे इस तरीके के टूल किट्स लेके लर्न कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया? देखिए यूजीसी जो है एआईसीटी एजुकेशन से रिलेटेड है, आरबीआई फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको कहा जाता है, और आरबीआई आपको पता ही है, आईसीएमआर इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ऑफ मेडिकल रिसर्च यहाँ पर। तो ये हेल्थ सेक्टर से रिलेट करता है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। आरबीआई जो है गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, एपिक्स बॉडी है फाइनेंशियल सिस्टम की। आईसीएमआर हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। आईसीएमआर आप जैसे देख सकते हैं, आंसर भी मैंने लिख दिया। लैंड सीलिंग, भाई ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इस पूरी सीरीज में। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्यों है ये मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर आप खुद समझिए और देखिए, और शायद मैं इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ूं तो शायद मैं भी इसका गलत आंसर दे दूं। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, बिना देखे, चीटिंग नहीं चलेगी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए, अभी के अभी, बिना आंसर चेक किए। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। लैंड सीलिंग का मतलब होता है फिक्सिंग द मिनिमम लिमिट ऑफ लैंड होल्डिंग ऑफ सॉरी फॉर इंडिविजुअल। एक पर्सन के पास कम से कम कितनी लैंड की अवेलेबिलिटी हो सकती है, दैट इज व्हाट वी कॉल लैंड सीलिंग। मैं इसका जो आंसर देता मैं कहता ये ट्रू है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली ये ट्रू नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम लिमिट। समझिए, भावनाओं को भी समझिए, क्वेश्चन को भी समझिए, और ध्यान से समझिए कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन आपको दिया हुआ है कि लैंड सीलिंग का मतलब होता है फिक्सिंग ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड होल्डिंग, मिनिमम नहीं होता है। काफी सारे बच्चों ने इसमें गड़बड़ की थी। मैं अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट अगर 2500 पेपर हमने पिछली बार सेंटर पे चेक किए थे, तो 2500 में से कम मतलब 1500 बच्चों का यहाँ पर ये आंसर गलत था, क्योंकि थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। ये मतलब लैंग्वेज इस तरीके से जब बदल दी जाती है, तो आप हर एक चीज को पढ़ें, तरीके से पढ़ें, मिनिमम है, मैक्सिमम है, क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, मार्क्स कभी भी डिडक्ट नहीं होंगे। और भाई ये मैचिंग
का क्वेश्चन आ गया है, आइडेंटिफाई एंड मैच द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस गिवन इन कॉलम 1 विद द रिस्पेक्टिव फंक्शंस इन कॉलम 2। चलिए भाई बात कर लेते हैं, डैश इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो भाई आरबीआई होता है। फिर देख लेते हैं WTO क्या करता है भाई, WTO मल्टीलेटरल ट्रेड और नेगोशिएशन बॉडी है, तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। थर्ड देख लेते हैं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो क्या करता है भाई कि यहाँ पर प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर करेक्टिंग द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और IBRD यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं जिसके साथ ऑप्शन मैच हो रहा होगा आपका। पहले है सेकंड, उसके बाद ये सेकंड, उसके बाद आप देख सकते हैं सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड और फोर्थ यहाँ पर दो ऑप्शंस है हमारे पास, एक बी है और एक डी है। सेकंड फोर्थ, फर्स्ट का है सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट। फर्स्ट आप देख सकते हैं, ये तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी, तो वो हमारे सामने है यहाँ पर। और इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके सामने आ गया है, सारी चीजें आपके सामने हैं। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, बताएं जरूर क्या डाउट है क्या नहीं है। दैट विल बी सॉर्टेड आउट एज सून एज आई रीड द कमेंट। हर एक कमेंट रीड करता हूँ, रिप्लाई जरूर करता हूँ। माओ इनिशिएटेड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन द ईयर। देखिए यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था GLF सेकेंडरी सेक्टर से रिलेट करता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता है। 1958 में ये लॉन्च किया था माओ ने चाइना में, तो इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑन विच यू नीड टू पे अटेंशन। नेम द एपिक्स इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल फाइनेंसिंग इन इंडिया। अभी मैंने बताया हेल्थ सेक्टर में ICMR होता है, मॉनेटरी सिस्टम में हमारा जो है RBI होता है, और यहाँ पर नाबार्ड होता है। तो नेशनल बैंक जो है फॉर रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करके ये आपका एपिक्स इंस्टीट्यूशन होता है रूरल फाइनेंसिंग के लिए। 1982 में मेरे ख्याल से ये स्टैब्लिश किया गया था। दिस डैश पॉलिसी वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर in the first 5 year plans to of India to protect domestic industries। भाई ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। ये क्वेश्चन जो है सेट 58-1-1 में भी था, और यहाँ पर दूसरे सेट में भी है। ये अलग अलग स्टेट्स में ये क्वेश्चन पेपर जैसे गया है, तो ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन पेपर बदल जाते हैं, कई कुछ सेम रहते हैं, कम होते हैं जो सेम रहते हैं, बाकी तो आप देख ही रहे हैं सारे चेंज्ड हैं। तो यहाँ पर आएगा इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, या फिर आप कह सकते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दोनों ही करेक्ट हैं। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी जो है यहाँ पर है। ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में इस साल नहीं है, OOS है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस है। कमर्शियल सोर्स कौन सा है एनर्जी का, एग्रीकल्चर वेस्ट यूज नहीं होता इतना, ड्राई डंग केक्स ये भी इतने यूज नहीं होते, फायरवुड ये भी इतना यूज नहीं होता। कमर्शियल यूज के लिए ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो कोल यूज किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड। State whether the following statement is true or false. Proportion of people living below poverty line is more in India as compared to Pakistan। भाई यहाँ पर झोल है थोड़ा सा। अगर आपने फैक्ट्स को देखा है तो पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, तो इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 21.9% पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर 29.5% पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन। बट यहाँ पर ये पूछा गया कि ज्यादातर लोग जो हैं एज लाइक मैंने जैसे बताता हूं, मैंने पीछे भी बताया हुआ है, ये पढ़ा क्या सीरीज में भी मैंने बताया था कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम वगैरह जो है हम लोगों ने इनिशिएट किए, बट इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। तो अगर आपने ये पढ़ा क्या सीरीज नहीं देखी, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने वहां पर फाइंड आउट किए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये पढ़ा क्या, हैशटैग ये पढ़ा क्या क्लास 12। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोर देन 50% ऑफ पुअर जो है वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के, वो इंडिया में रहते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इज मोर इन इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर जो है कि ये बिल्कुल सही है कि ज्यादातर लोग इंडिया में गरीब हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो वैसे ही इंडिया के कंपैरिजन में कम है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू हियर। नेम एनीवन महारत्ना कंपनी, ये पीछे भी मेरे ख्याल से जो इसका पहला पार्ट है इस वीडियो का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर आप ONGC हमने लिया है बेसिकली, तो IOCL नॉट ONGC, IOCL या सेल आप यहाँ पर ले सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तेल जितनी भी कंपनियां हैं
वो आप यहाँ उसको ले सकते हैं। बीपीसीएल, आईओसीएल सेल यहाँ पर लिया हुआ है हमने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये महारत्ना कंपनीज के नाम है, एक का नाम लिखना है, दोनों में से किसी एक का भी नाम लिख दीजिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली ये हमारा ओओएस है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज। अब ये इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल बहुत चल रहे हैं। पहले होता था विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द एडवांटेज, अब आता है नॉट एन एडवांटेज। तो चीप इनपुट, जी हाँ बिल्कुल चीप इनपुट होते हैं। अट्रैक्टिव रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल होता है। हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ इम्पोर्ट, अब इम्पोर्ट नहीं करते, ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट होता है यहाँ पर। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सिलेक्ट हमने जो किया है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, बाकी इनकरेक्ट थे। और यहाँ पर बस ये यहीं तक क्वेश्चंस थे। टोटल 22 क्वेश्चंस जो है हमने यहाँ पर लिए हैं आप लोगों के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस को उठा के लाने में, पीपीटी बनाने में, फिर वीडियो बनाने में। तो अगर आपको अच्छा लगता है, हमें मोटिवेट करना ना भूलें बाय क्लिकिंग द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट को मैं रीड करता हूँ और रिप्लाई जरूर जरूर करता हूँ। एंड यहाँ पर यही सारी चीजें हैं। और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कुछ और हेल्प करना चाहते हैं तो आप इसे एक दिन के लिए व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए, तो शायद हम और अच्छा इस वीडियो पे कर पाएंगे, ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगा ये। और व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक जो है ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट अपने डाउट्स वगैरह या कुछ भी चीजें हैं वो वहां पर पूछ सकते हैं। नोट्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो सकती है। इसके अलावा आप जो है हमें सोशल मीडिया, सोशल हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से ही फेसबुक और इंस्टा पर हमारा अकाउंट है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन keep studying and keep watching Manoj Jangir classes. Thank you for giving your precious time, students. See you in my next video.